हेलो एवरीवन, मार्शल विकास कारोलिया। वेलकम टू वीसीसी सागर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनपीआर के बारे में, एनआरसी के बारे में और सीए के बारे में। ये तीनों करंट अफेयर टॉपिक हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है? एनपीआर इज अ लिस्ट ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिफाइन किया है कि कोई भी व्यक्ति यदि 6 महीने लोकल एरिया में रहता है या 6 महीने लोकल एरिया में रहना चाहता है तो उसको यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री कहा जाता है। एनपीआर इज बीइंग प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रूल्स 2003। तो जो मेन इसके प्रोविजंस हैं वो कहाँ पर लिखे हुए हैं? तो वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लिखे हुए हैं और सिटीजनशिप रूल्स 2003 में लिखे हुए हैं। इन दोनों में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपल्सरीली रजिस्टर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इशू अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो इधर पे हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है कि सबसे पहले ये काम एनपीआर का काम सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कंपल्सरीली वो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को रजिस्टर करेगा और उनका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी इशू करेगा। अगर हम इसको एनपीआर को कंपेयर करते हैं आधार कार्ड से तो हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में प्रीलिम्स एस्पेक्ट से बहुत काम में आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनपीआर वर्सेस आधार। द डाटा कलेक्टेड इन एनपीआर, जो भी डाटा एनपीआर में कलेक्ट होता है वो यूआईडीआई के पास भेजा जाता है डीडुप्लीकेशन के लिए और वहां से इनका आधार नंबर भी जनरेट किया जा सकता है। दूसरा, अगर हम पॉइंट बात करते हैं, दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो एनपीआर कंपलसरी है। हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कंपलसरीली जनरेट करना है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं आधार की, तो आधार कार्ड जनरेट करना कंपलसरी नहीं है। ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो आधार कार्ड जनरेट करवाना चाहता है या नहीं चाहता। नंबर वर्सेस रजिस्टर, ये क्लियरली बात है कि जो आधार कार्ड है वो एक नंबर जनरेट करता है, लेकिन एनपीआर के साथ ऐसा कोई नंबर वाला काम नहीं है। वो सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है एक रजिस्टर के फॉर्म में। ऑथेंटिकेशन वर्सेस आइडेंटिफिकेशन, यूआईडी नंबर ऑथेंटिकेशन के लिए काम करता है जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन नेशनल रेसिडेंट कार्ड जो होता है आपका, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन अलग है, यह नेशनल रेसिडेंट कार्ड है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका स्टेटस बताता है, रेसिडेंट स्टेटस एज वेल एज सिटीजनशिप। अगर हम आधार कार्ड की बात करते हैं तो यूआईडीएआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आधार कार्ड को जनरेट करना, उसको मेंटेन करना। और अगर हम एनपीआर की बात करते हैं तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनरोल करना एवरी इंडिविजुअल्स को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इज अ लिस्ट ऑफ ऑल लीगल सिटीजन। तो सबसे पहला पॉइंट इधर पे ये बनता है कि लीगल सिटीजन्स एनआरसी के अंदर आएंगे जिनके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हो। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि पहला लीगल सिटीजन्स हो, तो अभी हम देखेंगे लीगल सिटीजन्स क्या होते हैं, और दूसरा उनके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है एज अ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अगर एनआरसी की हम बात करें तो एक ये सिटीजन्स के लिए होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सिटीजनशिप किसे मिलती है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसमें आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है पार्ट 2 में। तो देखते हैं क्या लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ पॉइंट्स हमने वहां से निकाले हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 स्टेट्स दैट एनीवन बोर्न इन इंडिया on or after 26 January 1950 up to till 1st July 1987 is the Indian citizen by birth। तो अगर 5 to 11 हम आर्टिकल देखते हैं तो उसका सबसे इजी तरीका होता है कि आप एक नंबर लाइन की तरह उसको ड्रॉ कर लें और उसमें डेट डालें सबसे पहले 26 जनवरी 1950। इट मीन्स इस डेट को अपना कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट हुआ था। तो उस डेट से लेके मीन्स 26 जनवरी 1950 से 50 से लेकर आपकी ये डेट आ जाएगी 1 जुलाई 1987 तक। इस डेट तक अगर कोई भी व्यक्ति जन्म भारत में लेता है तो उसको सिटीजनशिप की नागरिकता दी जाएगी। दूसरे केस में अगर हम बात करते हैं 1987 से सिटीजनशिप रूल्स 2003 तक, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई भी पेरेंट्स इधर फादर और मदर इंडिया में बर्थ लेते हैं तो उनके चिल्ड्रंस को भी सिटीजनशिप दी जाएगी। अगर हम सिटीजनशिप एक्ट 2003 के बाद से बात करते हैं
तो उसके बाद नेसेसरीली बोथ पेरेंट्स मींस मदर एंड फादर दोनों का ही इंडियन सिटीजन होना जरूरी है बच्चे को सिटीजनशिप दिलाने के लिए। अबाउट फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स, तो रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है आसाम एनआरसी के कारण, और दूसरा इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, दीज आर एस्टेब्लिश थ्रू फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर फॉरेनर्स एक्ट 1946। तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत इसको बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये चीज आती है। दे आर सेट अप टू डिसाइड वेदर अ पर्सन स्टेइंग इलीगली इन इंडिया इज अ फॉरेनर और नॉट एज पर फॉरेनर एक्ट। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है वो इलीगल है या फिर लीगल है फॉरेनर एक्ट के तहत। रिसेंट अमेंडमेंट ऑर्डर इसमें ये आए हुए हैं कि कोई भी इंडिविजुअल्स अप्रोच कर सकता है इन ट्रिब्यूनल्स के लिए। पहला कोई भी इंडिविजुअल्स नहीं जा पाता था इन ट्रिब्यूनल्स के लिए न्याय मांगने के लिए, तो अब वो जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। तो सबसे पहले सिटीजनशिप के बारे में हमने देखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 में मेंशन है सिटीजनशिप किसे मिलती है, कैसे मिलती है और इसकी प्रोसेस क्या है। तो आर्टिकल 11 में हमने देखा है कि पार्लियामेंट एम्पावर है सिटीजनशिप एक्वाइजेशन और टर्मिनेशन के रूल्स बनाने के लिए। मींस पार्लियामेंट कोई भी रूल्स बना सकती है एक्वाइजेशन और टर्मिनेशन के लिए, क्योंकि सिटीजनशिप जो सब्जेक्ट आता है वो सेंट्रल लिस्ट में आता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो जाता है। Citizenship Act 2003 provided that illegal migrants will not be eligible to apply for citizenship by either registration or naturalization। तो Citizenship Amendment Act 2003 कहता है कि जो illegal migrants होते हैं वो एलिजिबल नहीं है सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू, वो अप्लाई नहीं कर सकते सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिफाइंस इलीगल माइग्रेंट्स। तो इलीगल माइग्रेंट्स हमारी पिछली स्लाइड्स में भी आया था, तो हम देख लेते हैं इलीगल माइग्रेंट्स क्या होते हैं। तो इसको डिफाइन किया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर विदाउट वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स आ जाता है लाइक अ पासपोर्ट और वीजा, तो उनके पास नहीं है और वो आ जाते हैं, या फिर स्टेज बियॉन्ड द परमिटेड टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड जो उनके पास है कि आप इस समय तक भारत में रह सकते हैं, और उस सीमा से अगर वो उस समय से अगर वो ज्यादा देर के लिए रहते हैं तो फिर वो इलीगल माइग्रेंट्स कहलाएंगे। तो हम देख लेते हैं प्रोविजंस ऑफ सीए क्या है। सीए एक्ट 2019 amendments provided that illegal migrants who fulfill 4 conditions will not be treated as illegal migrants under the act। तो इनका कहना है कि अगर 4 पॉइंट्स फुलफिल हो जाते हैं तो इलीगल माइग्रेंट्स ये व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला, दे आर हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस, अगर इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पहला पॉइंट ये है क्राइटेरिया। दूसरा, दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो एबीपी से आप याद कर सकते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन 3 कंट्रीज से अगर कोई भी व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट्स होता है तो। और यदि ये एंटर करते हैं ऑन और बिफोर दिसंबर 31 2014, तो मतलब 31 दिसंबर 2014 के पहले या उस डेट तक ये लोग आते हैं और ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, तो ये इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कहलाएंगे। और इसमें एक और चेंज किया गया है इन इलीगल माइग्रेंट्स के लिए कि द पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स फॉर अबव कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स। तो इनके लिए जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होती है सिटीजनशिप लेने के लिए, तो वो जनरली 11 ईयर्स की होती है, लेकिन इनके लिए इन इलीगल माइग्रेंट्स के लिए वो 11 ईयर्स से 5 ईयर्स तक की कर दी गई है। तो गाइज, अगर आपको ये करंट अफेयर का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे बाकी कोर्सेज को भी देखना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए नोट्स और असाइनमेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।